साइकोलॉजी एंड पेडागोजी एट होम चैनल में आपका फिर स्वागत है। कल हमने केवीएस वाइस प्रिंसिपल 2018 के 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। कुछ व्यूअर्स ने मैसेज किया कि स्क्रीन साफ नहीं है, क्लियर नहीं आ रही थी, तो आज मैंने दूसरी जगह से पीडीएफ लिया है। तो क्वेश्चंस की कुछ सीरीज या ऑर्डर गड़बड़ा सकता है, लेकिन आज भी हम नए 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट एन इंस्टीट्यूशन हेड टेक व्हाइल मेकिंग एफर्ट्स टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी वित्तीय संसाधनों के संग्रहण के प्रयास करते हुए एक संस्था प्रमुख को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहला ऑप्शन है, चीप मोड्स बी प्रिफर्ड। यह तो नहीं होना चाहिए कि सस्ते साधनों को वरीयता दी जाए, क्योंकि साधन की क्वालिटी भी देखनी है आपको, सिर्फ सस्ता होना पर्याप्त नहीं है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, अवॉइड ई ट्रांजैक्शंस। तो ई ट्रांजैक्शन को अवॉइड करना अच्छी बात नहीं है। ई ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी लाते हैं और करप्शन को कम करते हैं। तो ई ट्रांजैक्शन को तो हमें प्रमोट करना है, तो ये भी सही नहीं हो सकता। थर्ड है, प्रीफर टू वेलकम ऑल कंट्रीब्यूटर्स। सभी कंट्रीब्यूटर्स का वेलकम प्रेफर करें उनको, कि सभी योगदानकर्ताओं के स्वागत को वरीयता देनी चाहिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहिए, वो सभी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अवॉइड मेकिंग कंप्रोमाइजेज ऑन द प्रिंसिपल्स गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, यानी संस्थान संचालन के सिद्धांतों पर समझौता करने से बचना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तो उनके साथ समझौता नहीं करना है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके इंस्टीट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? ये दो तरह की होती है, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक डाइवर्जेंट थिंकिंग। दोनों एक दूसरे से विपरीत है, अलग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जहां आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, ये अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप इसमें पूछ सकते हैं। ये क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करती है, इसीलिए क्रिएटिविटी को भी डाइवर्जेंट थिंकिंग से जोड़ा जाता है। और इसमें एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं, एक ही सॉल्यूशन हो ये आवश्यक नहीं है। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इट टिपिकली अकर इन ए स्पॉन्टेनियस, ये अचानक घट जाती है, कई बार फ्री फ्लो होता है इसका, और ये नॉन लीनियर होती है, ये एक तरफा नहीं है। ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या हम इसे यूं कह सकते हैं कि एक ही सॉल्यूशन दिया जाता है। जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन दे सकते हैं, ओपन एंडेड आप सोच सकते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपकी हो सकती है। इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ घटक हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के। तो वो जो प्रमुख 4 घटक हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी और इलाबोरेशन। तो ये 4 प्रमुख कंपोनेंट हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो आप ऑप्शन बी और सी दोनों है। फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज होना चाहिए, प्लस एक और कंपोनेंट होता है नोवेलिटी ऑफ आइडियाज। अगर हम इसे यूं कहें कि क्रिएटिविटी इज फिजिकल टू, क्या क्या हो सकता है, सरप्राइज प्लस ओरिजिनलिटी प्लस ब्यूटी प्लस यूटिलिटी प्लस नोवेलिटी। तो ये सारे तत्व उसके अंदर होने चाहिए। लेकिन करेक्टनेस ऑफ आइडियाज, ये जरूरी नहीं है कि आपके आइडिया करेक्ट ही हो, क्योंकि बहुत सारे आइडिया आप देते हैं,
उसमें कौन सा आइडिया सही है कि नहीं है, इसका एनालिसिस हम बाद में करते हैं। तो यह ऑप्शन ए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड, इसका 53 देखिए, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग टूल्स आर यूज्ड टू असेस को स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की को स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस को मापने के लिए कौन से टूल यूज किए जाते हैं। इसमें 4 टूल दिए गए हैं, चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज और प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो अपन डी से चलते हैं। पहला प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है ऑप्शन डी, इसलिए इनकरेक्ट है, इसलिए गलत है क्योंकि प्रोजेक्टिव टेस्ट पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं और ये मोस्टली साइकोलॉजी में यूज होते हैं, जहां पे जैसे रोशार्च इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही के धब्बे कुछ गिरा दिए गए। अब उसमें क्या होता है कि कोई पिक्चर आपको दे दी गई, फिर आप उस पर स्टोरी बनाएंगे, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट किया जाता है और ये हमेशा पर्सनैलिटी के लिए बेहतर टेस्ट है, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपके मन में क्या होगा वो आपको पता चलता है। जैसे आर्मी वगैरह ऑफिसर्स के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टेस्ट में हम जो हैं वो प्रकट कर देते हैं। फॉर्मल इंटरव्यू में क्या होता है, हम झूठ बोल सकते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, आपको कोई पिक्चर दी जाती है, आपको कोई पिक्चर दिखा के स्टोरी बोलने के लिए कहा जाता है, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या है वो सब चीजें निकल जाती है, आप वहां एक्टिंग नहीं कर सकते। तो इससे कोई स्कॉलास्टिक चीजें चेक नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज, ये भी एक पर्सनैलिटी का एक टाइप है, टेस्ट का टाइप है। इसमें हम सेल्फ रिपोर्ट करते हैं, अपने आप अपने बारे में खुद बताते हैं। तो ये स्कॉलास्टिक के लिए तो सही नहीं है, बट ये क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये भी पर्सनैलिटी टेस्ट का एक प्रकार है, लेकिन इसमें रिलायबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने बारे में खुद की रिपोर्टिंग करेंगे तो आप जरूरी नहीं कि आप सही करें, तो इनमें रिलायबिलिटी कम हो जाती है। ऑप्शन ए और बी दोनों को स्कॉलास्टिक असेसमेंट के लिए जरूरी है। चेक लिस्ट, इसमें चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है, यस नो के फॉर्म में हो सकती है। रेटिंग स्केल, हम स्केल पे रेट करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, इस तरह नंबर दे सकते हैं, या एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड। तो ये दोनों चीजें आपको को स्कॉलास्टिक असेसमेंट के लिए उचित है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 इज करेक्ट, जिसमें ए एंड बी दोनों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम M8, फ्लेंडर का जो जिसे हिंदी में अन्योन्य क्रिया विश्लेषण प्रणाली कहा गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। अब अगर आपको फ्लेंडर को आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा फ्लेंडर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम इज एन ऑब्जर्वेशनल टूल यूज्ड टू क्लासिफाई द वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड पुपिल्स एज दे इंटरेक्ट इन द क्लासरूम। यानी 2 चीजें हैं इसमें, एक तो ये वर्बल बिहेवियर बताता है, और किसका बताता है, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का। इसमें क्या होता है, इंस्पेक्टर टीचर के बिहेवियर को देखता है, टीचर का बिहेवियर कैसा है, बच्चों के साथ वो कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, और उसके बाद उसको सजेशंस दिए जाते हैं। इससे टीचर का बिहेवियर इंप्रूव होता है। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज, जिसे FIAC, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज इज ए 10 कैटेगरी सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन की 10 कैटेगरी सिस्टम है। इसमें 10 कैटेगरी होती है, जिसमें पहले 7 कैटेगरी टीचर टॉकिंग पे होती है, टीचर का टॉक क्या है, और आखिर के 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स टॉक को देखते हैं, और जो लास्ट कैटेगरी है ये
साइलेंस को देखती है, स्टूडेंट साइलेंस। तो टोटल 10 कैटेगरी होती है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है टीचर के बिहेव में चेंज लाना। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग टीचर्स बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आप जानते हैं, सब कुछ इंक्लूड करना है उसमें, किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, स्लो लर्नर हो, उसे कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, हर तरह के बच्चे को हमें एक क्लासरूम में एजुकेशन देना है, उसको एक जगह सिखाना है। विशेष बच्चों के लिए कोई अलग विद्यालय हम नहीं खोलेंगे। तो यहां पे कौन सा पिलर नहीं है? तो आपके ऑप्शंस है, पहला कंपल्सरी रिटेंशन, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको बच्चे को रिटेन करना, क्लास में रखना है। या डिटेंशन नहीं है, इस पे कंफ्यूज ना हो, दिस इज नॉट कंपल्सरी डिटेंशन, इट इज कंपल्सरी रिटेंशन। क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8वीं पास होने तक उनको स्कूल में रखना है, ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। तो कंपल्सरी डिटेंशन इज मस्ट। सेकंड ऑप्शन इज कंपल्सरी अचीवमेंट, हमें हर बच्चे को अचीवमेंट लेवल तक ले जाना है जो हम चाहते हैं, तो हमें कंपल्सरी अचीवमेंट भी प्राप्त करना है। तीसरा है कंपल्सरी इनरोलमेंट, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आरटी एक्ट में संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के 21A, जो संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 21, उसमें ये प्रोविजन किया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा दी जाए। और वहीं आर्टिकल 51 में पेरेंट्स की जिम्मेदारी दी गई है। पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है कि इन बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजे, तो एनरोलमेंट भी जरूरी है। चौथा है कंपल्सरी प्रमोशन, ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहीं नहीं कहती कि कंपल्सरी प्रमोशन भी दिया जाए। अब यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप सोचें कि आरटी की बात हो कि जिसमें हमें फेल नहीं करना बच्चे को, तो आरटी की बात नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन। आप कंपल्सरी प्रमोशन देने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा कमजोर है उसको डायग्नोज करिए, रिमीडियल स्टेप लीजिए, तो ये ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपोर्टिंग ऑफ लर्नर्स असेसमेंट टू स्टूडेंट्स इज ऑफ लिटिल वैल्यू टू, यानी लर्नर के असेसमेंट की रिपोर्टिंग स्टूडेंट को करना, कौन से पॉइंट में इसकी कम वैल्यू है? तो पहला ऑप्शन है, अपन डी से चलेंगे, ऑप्शन 4 है नो व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाई दे आर डूइंग। ये तो हमें बताना ही चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दूसरा, नीचे से ऊपर चल रहे अपन, थर्ड ऑप्शन प्रमोट सेल्फ मोटिवेशन फॉर इम्प्रूविंग हिज हर परफॉर्मेंस। तो उसके प्रदर्शन में सुधार हेतु आपको सेल्फ मोटिवेट भी करना है। थर्ड है प्रमोट पर्सनल सोशल डेवलपमेंट, ये भी आपको करना है कि सामाजिक और व्यक्तिगत विकास भी हो उसका। लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है, फैसिलिटेट रिमीडियल एनरिचमेंट एक्टिविटीज फॉर द चाइल्ड। रिमीडियल और एनरिचमेंट एक्टिविटी करनी है, लेकिन रिपोर्टिंग ऑफ लर्नर्स असेसमेंट की बात हो रही है। यहां ये उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करिए, उसके बाद हम रिमीडियल स्टेप्स भी लेंगे, बट इसकी रिपोर्टिंग करना जरूरी नहीं। बात यहां रिपोर्टिंग वर्ड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सीधा सा स्टैटिक का है, आंकड़ा पूछा गया डेटा आपसे कि हाउ मच टाइम ऑन डेली बेसिस हैज बीन रिकमेंडेड बाय एनसीएफ 2005 फॉर टीचर्स टू रिव्यू द डे, make notes on children to follow up the next day and organize material for the next day lesson। यानी दिन के पुनरावलोकन, अगले दिन अनुसरण करने के लिए बालकों पर नोट्स बनाने
एवं अगले दिन पाठों के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए एनसीएफ 2005 द्वारा शिक्षकों हेतु दैनिक आधार पर कितने समय की अनुशंसा या रिकमेंडेशन की गई है। तो ये सिंपल है, इसमें 45 मिनट का बोला था एनसीएफ ने, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मेगर, ए स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन बिहेवियरल टर्म हैज टू मीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ये मेगर का जो मॉडल था, मेगर ने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का एक मॉडल दिया था, तो इसको समझना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू मेगर, ए लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड इंक्लूड 3 कंपोनेंट। मेगर ने कहा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है उसमें 3 कंपोनेंट होने चाहिए। पहला है एक परफॉर्मेंस, उसमें क्या आता है, यानी परफॉर्म्ड बाय द लर्नर, लर्नर ने क्या परफॉर्मेंस किया। तो ऑप्शन जो ए है आपका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल परफॉर्मेंस विच इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस, तो ये इसी की बात करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी देखते हैं। मेगर ने 3 कंपोनेंट बताए, पहला एक परफॉर्मेंस, दूसरा एक कंडीशन और तीसरा एक क्राइटेरिया। कंडीशन में क्या आता है, अंडर विच द लर्नर मस्ट परफॉर्म द परफॉर्मेंस, और ये आपका ऑप्शन सी जो है इसकी बात करता है। कंडीशन आती है इसमें कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशंस अंडर विच द बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड टू अकर, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, क्योंकि तीसरा जो पॉइंट बताते हैं मेगर वो है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी बाय विच द परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बाय अनदर, और इन अदर वर्ड्स हाउ वेल द लर्नर मस्ट परफॉर्म द परफॉर्मेंस, कितने अच्छे ढंग से लर्नर ने परफॉर्मेंस किया। ये चीज आपके ऑप्शन बी बता रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ गुड ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस मस्ट बी टू बी एक्सेप्टेबल, तो यहाँ तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, इसीलिए आंसर का ऑप्शन सेकंड सही है, जिसमें ए, बी और सी तीनों को करेक्ट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन प्रिपेयरिंग आईईपी यानी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड ए बेसिस। जब आप इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान बनाते हैं, एक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को देखते हैं, तो आपको किस चीज को कंसिडर नहीं करना चाहिए, आधार नहीं बनाना चाहिए। अपन यहां भी फोर्थ से देखते हैं, इंडिविजुअल गोल टू बी अचीव्ड, ये तो आपको देखना ही है, सही है ये ऑप्शन कि इंडिविजुअल गोल क्या है, ये आपको देखना है। ऑप्शन 3 है करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर, ये भी देखना जरूरी है। आप बच्चे की वर्तमान की स्ट्रेंथ या क्षमता देखेंगे, तभी तो उसके लिए आप फ्यूचर का प्लान करेंगे। तो क्योंकि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना है, ये एनसीएफ की भी रिकमेंडेशन है, एनईपी 2020 की भी रिकमेंडेशन है, और कंस्ट्रक्टिविज्म पूरा इसी पे बेस्ड है, और वर्तमान एजुकेशन सिस्टम कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, टाइम फ्रेम फॉर अचीवमेंट ऑफ द गोल, ये भी सही है। कोई आप लक्ष्य तो निर्धारित करेंगे ना, उसकी समय सीमा होनी चाहिए, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन 2 गलत है, प्रिपेयरिंग द आईईपी विदाउट कंसल्टिंग द पेरेंट। जब भी आप बच्चे का इंडिविजुअल प्लान बनाएं, पेरेंट्स को भी कंसीडर करना है, क्योंकि बच्चा स्कूल से ज्यादा घर में रहता है, तो घर को स्कूल से जोड़ना है। एनसीएफ ने भी कहा कि विद्यालय को स्कूल से जोड़ना है, सोसाइटी को स्कूल से जोड़ना है, क्योंकि इन सब का जो टोटल है वो बनके बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल सेट। मोटिवेशनल सेट का करंट सीक्वेंस क्या है। तो मोटिवेशन में क्या होता है, आपकी कोई नीड होती है, उसके बाद आपके मन में ड्राइव आती है कि मुझे ये करना है। अब ड्राइव आपके अंदर आई तो आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे,
अब मुझे ये करना है। और जब आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे तो आपका गोल मिलेगा, अटेनमेंट ऑफ द गोल होगा। और जब गोल आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन आएगा या रिड्यूस द ड्राइव, या आपकी ड्राइव घट जाएगी। तो ये एक साइकिल है मोटिवेशन की, जिसमें नीड, ड्राइव, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अटेनमेंट ऑफ द गोल और सेटिस्फेक्शन। अब आप देख सकते हैं इसमें किस ऑप्शन में ऐसा है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नीड का इसमें किसी में भी नहीं है, तो हम ड्राइव से चलेंगे। ड्राइव, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अटेनमेंट ऑफ गोल एंड सेटिस्फेक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक शेयर करिए।